जय माता दी दोस्तों अज दे जमाने अमीर होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर तुस अमीर हो ते तुंदी मुहल्ले विच दे रिश्तेदारें विच बड़ी वाही वाही हुंदी है ते अगर गरीब हो ते रिश्तेदारें दे दूर दी गल है, असीं घरा दे भी नहीं पुछदे ते इन्नी इनकम भी नहीं है कुसा दी कि वो करोड़पति होवे। जिहड़ी साडी इनकम है भी है वो महू साडी जरूरतां पूरी कर सकदी है। ते अज मैं तुसें दसूं कि करोड़पति कि'यां बनी सकने अस। अगर तुस चाहो, अगर तुस मेहनत करो ते हर कोई करोड़पति बनी सकदा है। ते करोड़पति बनने वास्ते असें चाहिदी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। अज मार्केट विच ऐसी बड़ियां सोर्स न, ऐसे बड़े थार न जित्थे अस पैसा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए एक अच्छा मुनाफा कमाई सकने आ, जेहदे कन्नै अस अपनी जिंदगी दे गोल अचीव कर सकने आ। ते अगर अस सोचै ये यार हुण नौकरी लगी है ते 2 साल पहले अस पैसे कमाई लैने आ, फिर कुदै इन्वेस्टमेंट करगे। ते जिहड़ा इन्वेस्टमेंट दा जिहड़ा एक रूल है वो आखदा है कि जिन्ना जल्दी इन्वेस्टमेंट करगियो इन्ना फायदा लैगियो। क्योंकि समय दे कन्नै कन्नै साड़ी इनकम घटा दी है। कि'यां घटा दी? क्योंकि खर्चे बधा दे, महंगाई बधा दी, जिहड़े कारण साड़ी सेविंग घटा दी। ते अज मैं तुसें यह 5 इंपोर्टेंट सोर्सिस दसूं जित्थे तुस इन्वेस्ट करिए, थोड़ा चाहे तुम थोड़ा जिहा इन्वेस्ट करगे हो दे फ्यूचर विच तुस अच्छा खासा पैसा कमाई सकते हो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते हुए जिहड़ा सब तो पहला ऑप्शन है वो है रियल इस्टेट, जिसे अस लैंड भी आखने आ। और ये ऑप्शन उनके लोगों वास्ते है जिहड़े ऑलरेडी कुछ पैसा सेव किया है, जिहदे कोल 5 या 10 लाख दे विच या ज्यादा इस तू इकट्ठा हो गया ते वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके वास्ते रियल स्टेट सैक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि जिहड़ी लैंड है उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और जिहड़ी लैंड है वो 2 टाइप की होंदी है। इस रियल स्टेट सैक्टर विच अस काउंट करके जिहड़ी लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड हो सकती या फिर रेसीडेंशियल ऑब्लिक कमर्शियल लैंड हो सकती। कमर्शियल करना मेरा तात्पर्य है कोई दुकान बनाने वास्ते या कोई रोजगार चलाने वास्ते अगर कोई लैंड खरीदा रहे हो तो कमर्शियल की कैटेगरी में आती है। दोस्तों अगर तुम लैंड या रेसीडेंशियल लैंड खरीदा रहे हो तो दुकान भी बना सकते हो रेसीडेंशियल विच। दे वो लैंड कोदे नाम पर खरीदी जा ताकि अहीं थोड़े पैसे उत्थे भी सेव होण। मैं तुझे दसा अगर JNK विच तो किसी फीमेल के नाम पर, वो फीमेल तुंदी पत्नी भी हो सकती है, तुंदी बेटी हो सकती है, उहदे नाम पर अगर तुस लैंड लैंदे हो तो जिहड़ी स्टैंप ड्यूटी तुहें गवर्नमेंट की देनी पौंदी है वो मात्र 3% देनी पौंदी है। उहे अगर तुहें किसी मेल के नाम पर लैंदे हो या अपने नाम पर लैंदे हो उहदे पर तुहें 7% की स्टैंप ड्यूटी है। और अगर तुस ज्वाइंटली मेल और फीमेल दे नाम पर लैंदे हो तो इहो ड्यूटी तुहें 5% पौंदी है। कहने का मतलब है अगर अस फीमेल के नाम पर लैचे तो इत्थे मात्र असीं 3% देना पौंदा ते कुछ पैसे इत्थों भी सेव हो जांदे। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दें, अगर तुहें कोई लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई लैंड खरीदी है ते ओहदे पिछे तुहें 3000 रुपया गवर्नमेंट की देना पौना और मेल के केस विच 7000 रुपया गवर्नमेंट की एज अ स्टैंप ड्यूटी या टैक्स देना पौना। इसके अलावा कुछ और गल्लां असीं ध्यान रखनियां कि जिहड़ी भी असीं लैंड खरीदा रहे हैं उत्थे रोड की कनैक्टिविटी होए, पानी बिजली की सहूलत होए, लैंड का लैवल होना बहुत जरूरी। क्योंकि बरसात के दिनों में अगर उत्थे वाटर लॉगिंग हो जाग, पानी इकट्ठा हो जाग तो ना उत्थे मकान पई सकदा, ना उत्थे एग्रीकल्चर सही तरीके कन्नै जिमीदारी हो सकती। ते जिमीदारी वैसे अगर अस लैंड खरीद रहे हैं तो असें यह भी ध्यान रखना कि जिहड़ी जमीन लै रहे हैं वो उपजाऊ है, कि ऐसा नहीं हो कि उत्थे पैदावार घट ते खर्चा वध हो जा। ते एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लोगों लिए जिन्हें कुछ पैसा ऑलरेडी सेव किया है। सैकेंड जिहड़ा मैं ऑप्शन तुहें दसूं वो है फिक्स्ड इनकम वाला ऑप्शन। ऐसे लोग जिहड़े रिटायर आई गए
या फिर कुछ कैटेगरियां ऐसी भी हैं ਜਿਹੜੇ नया नया कैरियर स्टार्ट किया वो भी इतना इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। और अगर तुम इतना पैसा लाते हो तो ही हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट तो ही थोड़ा ही थोड़ा एक फिक्स्ड ब्याज तो ही थोड़ा और रिस्क काफी घट होता है इस सैक्टर में। और ये चीज आ नंबर 1 आई जाती तुंदी फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जिहड़ा तो किसी बैंक में करवाई सकते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में करवाई सकते हो, डाकखाने कराई सकते हो। ये अज की डेट में तुम 5 to 6% जिहड़ा ब्याज लभी जाता। पहले 7-8% भी लगता हाँ, क्योंकि इकोनॉमी जी करोना की वजह कन्नै काफी डाउन है, जिहड़ी वजह कन्नै सिर्फ 5 या 6% है ही ये पर सालाना ब्याज लभा था। और FD पर जो ब्याज होंगे कंपाउंडिंग होंगे, मतलब ब्याज उपर ब्याज लगता है। FD तो इस मिनिमम 7 दिन को ली है 10 साल तोड़ी करवाई सकते हो। और सैकेंड जो ऑप्शन है वो है रिकरिंग डिपॉजिट। अगेन जेडे लोग किट्ठा पैसा नहीं जमा करवाई सकते और हर महीने थोड़ी थोड़ी करिए अगर वो पैसा डिपॉजिट कराना चाहन तो वो RD ले सकते हैं, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट आखते हैं। ये भी पोस्ट ऑफिस के बैंक दोनों को अवेलेबल होंगी है। ये 5 साल तोड़ी तुम्हें पैसा जमा करवाना है हर मंथली जो भी तुम्हारी किस्त है, फिर तुम्हें 5 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न लभी आना। और ये पर सेविंग को अगर तो इन्हें खुले पैसे रख दियो ओदे कोला इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। ये बाद आज डिस्कस करके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दे किसान विकास पत्र। ये दो ऑप्शन तो ही डाकखाने कोला लभदे हैं। ये अज की डेट में कोई 6.8% जी ब्याज दर है, ते कोई लगभग 10.5 साल के बाद तुंदा पैसा डबल हो जाता। पर ये अगर अस इंटरेस्ट रेट काफी देर पहले कोरोना काल के पहले देखते हैं तो अं 8 या 9% भी गवर्नमेंट देती ही तो सारा 7.5 साल पैसा डबल होंदा हा। हो ही सकता कि फ्यूचर में, क्योंकि ये पर रेट जेडे ने इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है हर साल, दे ये बढ़ी भी सकते हैं फ्यूचर में। क्लियर। अगला अस देख गए ऑप्शन अगला है फिक्स्ड इनकम विच प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 60 साल को ऊपर व्यक्ति ने ਜਿਹੜੇ अपना कोई पेंशन एक टाइप की पेंशन स्कीम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਮਸਮ अमाउंट जमा कराते हो ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ तुंदे ऑप्शन के हिसाब करना है जिन्ना तुम लेना चाहते हो। अगर तुम मंथली लेना चाहते हो तो मंथली तो ब्याज ले सकते हो ਇਹਦਾ। अगर तुम 3 महीने लेना चाहते हो क्वार्टरली 3 महीने ले सकते हो, या हाफ ईयरली अद्धे साल बाद भी ले सकते हो। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 7.4% ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋਣਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲੱਭੀ ਆਣਾ। मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਨਸ਼ਨ। और मिनिमम पेंशन 1000 रुपया दे मैक्सिमम 9700 कुछ रुपए जी गवर्नमेंट दिंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਤੋੜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। ये वो मुलाजमे वास्ते है जिहड़े कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, कोई प्राइवेट काम करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड उनके वास्ते है। ये तुम 15 साल इन्वेस्ट करते हो पैसा, इले जी ब्याज दर चला रही है वो कोई 7.1% है। और ये हर 3 महीने बाद हर क्वार्टरली जी गवर्नमेंट रिवाइज करती है इसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड उपर तो 15 साल के बाद ही पैसा कढ़ा सकते हो। पर अगर तुम्हें कोई एमरजेंसी है तो 5 साल के बाद 50% अपना अमाउंट कढ़ाई सकते हो।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ पहले तो ये मतलब इस साल 2021 थोड़ी ये है ਇਹਦੀ डेट ਹੁਣ गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डेट है 31 मार्च 2023 थोड़ी ਵਧਾਈ ਗਈ है। मतलब ये ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ है ਤੁਸੀਂ 2031 ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ है ਜਿੰਨਾ प्रधान मंत्री वया वंदना योजना है इना सेम ये योजना भी है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 7.1% ਵਿਆਜ ਦਰ है और 60 साल को ऊपर ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਤੋੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਝ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ अपना करियर जिन्हें जस्ट स्टार्ट किया जिंदी कोई नवी नौकरी लगी है या फिर स्टूडेंट्स जिहड़े कोई थोड़ी बहुत ट्यूशन पढ़ाई है अपना 1000 खंड बचाई सकते हैं महीने का उनके वास्ते बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो इला रिस्क चुकी सकते हैं। इला उनका खर्चा घट है ते जिन्ना जिन्ना अगे शादी वगैरह होनी ते खर्चे वधी आने ते ये बेस्ट ऑप्शन उनके वास्ते भी है। हालांकि ये कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है पर इस सैक्टर की नॉलेज होना तुम्हें बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज में तुम आखू इस सैक्टर में इन्वेस्ट नहीं करियो। और केड़ा सैक्टर है ये स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में 3-4 जरिए होंगे जिसके थ्रू अस इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 जेड़ा होंदा है अस डायरेक्टली इक्विटी का मतलब होंदा शेयर्स। अस डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर खरीदी सकते हैं अगर अही नॉलेज है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ट्रेडिंग अकाउंट ਅਸੀਂ ट्रेडिंग करने वास्ते ਖੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। क्लियर। तो इक्विटी ਵਿੱਚ आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ਅਸੀਂ इक्विटी ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ म्यूचुअल फंड ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। म्यूचुअल फंड्स ਵਿੱਚ भी दो तरीके ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣੇ ਦੇ। एक कि अस लमसम अमाउंट जमा कराई च एक कि हर महीने अस कुछ करिए थोड़े करिए उथे इन्वेस्ट करचे जिसी SIP आखदे ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी काफी टाइप के फंड्स ने और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुम 500 रुपया भी है तो 500 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है तो जिन्ना चाहो इन्ना इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये डिफरेंट टाइप्स के फंड्स ने। कुछ लोग जेडे टैक्स सेविंग करने वास्ते सोच रहे हैं उनके वास्ते ELSS टाइप के फंड्स आते हैं। इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स आंदी हैं उत्थे भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी तुम्हें एक अच्छा खासा रिटर्न लगता है। मैं कहूँ फिक्स डिपॉजिट को काफी ज्यादा रिटर्न लगता है इतने। और ये अगर तुम सारे टाइप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ऊपर लिखी ना मैं हर एक टाइप ऊपर तुम वीडियो बनाई है दसगा। इक्विटी मार्केट के बारे म्यूचुअल फंड के बारे तुम अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। मैं डिटेल में वीडियो बनाई लूँ और ये कितना इन्वेस्ट करना कि तरीका होंदा है म्यूचुअल फंड्स होंदे के पूरा डिटेल में डिस्कस करके। तो अगला जो ऑप्शन है ये अलावा एक और चीज होंदी है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होंगे। अगर कोई व्यक्ति ETF के बारे जानना चाहता है तो वो भी कमेंट करी है मैं ਉਹਦੇ ऊपर भी वीडियो बनाई लूँ। वो भी स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है। अगला जो इंपॉर्टेंट सैक्टर है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सैक्टर में तुम दसना कि अस इंडिया में जनरली इंश्योरेंस सैक्टर की एक इन्वेस्टमेंट मनने पर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस है एक रिस्क कवर। और जेड़ा घर दा करता है जेड़ा घर दा व्यक्ति कमांदा है उन्हें अपना इंश्योरेंस पक्का करवाना चाहिए। क्यों
कि अगर ਉਹਦੇ कन्नै कुछ दुर्घटना हुई आ ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ तुम्हें एक अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ तो एक फैमिली का हेल्थ प्लान भी पक्का लेना इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस। हालांकि गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की रही है पर ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ गवर्नमेंट ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटल ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो तुम किसी भी बड़े को बड़े हॉस्पिटल में जाइए अपना इलाज करवा सकते हो और एक टेंशन फ्री हुई है अपने परिवार के इलाज उत्थे ये करा सकते हो। जी भी तुम कोई भी बीमारी अगर फ्यूचर में भगवान नहीं करा हुआ है दे तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस पक्का करवाना। तुम्हारी फैमिली का अगर तुम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लैंदे हो जिहदे विच तुहाडे 2-3 मैंबर कवर हो जांदे तुसीं टोटली 5 या 6 हज़ार रुपया दी किस्त आंदी है। अगर तुम मंथली डिवाइड करो तो 500-600 रुपया तुम महीने का लाइए चलो और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋੜੀ तुंदी ਜਿਹੜੀ इंश्योरेंस है वो तुम्हें लभी जाती। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ इंश्योरेंस ਜਿਹੜਾ है तो किसी भी प्राइवेट कंपनी का करवा सकते हो या गवर्नमेंट कंपनी को करवा सकते हो। प्राइवेट कंपनी में थोड़ा ਜਿਹੜਾ आ सकते प्रीमियम ਜਿਹੜੀ किस्त आती है वो घट होंगी है थोड़ी बहुत। अगर तुसें प्राइवेट बारे इन्ना विश्वास नहीं है तो तुस LIC विच करवाई सकते हो या पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस LIC को भी एक सस्ता इंश्योरेंस है क्योंकि पोस्ट ऑफिस जेड़ा डिपार्टमेंट है वो अपनी एडवरटाइज बड़ी घट करता है ते जेड़ा पैसा तू सेव होंदा है वो अपने कस्टमर दी बेनिफिट दिंदा है ते लास्ट विच जेड़ा असीं पैसा लभदा लंप सम इंश्योरेंस दा ओहदे विच भी बाकी कंपनीज कोला ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ 골ਡ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਔਖੇ ਮੁੱਖੇ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 골ਡ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਪਰ 골ਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਆਲੀ ਤੋੜੀ ਦੇ ਹੈ ਸੁਣੇ ਰਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ 골ਡ ਲਿਆ ਨੂੰ ਜਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਆ ਜਿਲੇ ਐਸੇ ਸੁੰਨਾ ਬਣਵਾਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰजेस ਬਣਾਣੇ ਦੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਜਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਉਂਦੀ ਅਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਜੰਨੀ ਉਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦਾ ਕੁਝ ਖੁੱਟ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਗਰ ਅਸ ਦੇਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। क्लियर मतलब अगर हमें 50,000 रुपया खर्चना सुनने पर लास्ट अं 40 लगना पर वह अगर अस डिजिटली गोल्ड लैचे डिजिटली का मतलब है जिन्ना एक स्कीम है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे भी अगर तुम्हें डिस्कस डिटेल में वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट करिए दसी दो मैं ये पर भी वीडियो बनाई दूँ। इस साल की 2 बारी स्कीम RBI खोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 बारी स्कीम खोलता है साल के कुछ दिन जितना तुम फिजिकली रूप दे विच नहीं ली है एक डिजिटली गोल्ड ले सकते हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਡੇਟ ਉੱਪਰ 골ਡ ਦਾ ਰੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋੜੀ 골ਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 골ਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। और ये अगर तुम डिजिटली अप्लाई करते हो डिजिटल पेमेंट करते हो तो तुम्हें पर ग्राम गवर्नमेंट कुछ 50 या 100 रुपए की रिबेट भी दी है। और ये बेनीफिट क्या है एक बेनीफिट है कि फ्यूचर में जो भी रेट चला रहा होगा उस रेट का ही पैसा लभी आना चोरी का कोई डर नहीं। त्रीया अगर सुन्ना घर पेरा तो कोई बेनीफिट नहीं देता पर इतना अगर तुम लैंदे हो तो तुम्हें 2.5% के हिसाब करना है हर साल ब्याज भी लभना। मतलब अगर तुम्हें 50,000 का गोल्ड लेदा है तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ तुम्हें कोई 1,250 रुपया हर साल ब्याज लभी आना तुंदे ਜਿਹੜੇ बॉन्ड है ਉਹਦੇ प्राइस ਵਿੱਚ ऐड हो जाना। क्लियर ਤੇ एक बहुत अच्छी स्कीम है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर इतना एक लिमिट ये भी है कि गोल्ड की जी कम से कम लाइफ है वो 5 साल है।
मतलब 5 साल दे पहले तुस पैसा अपना नहीं कढवाई सकदे। तो आई होप ये वीडियो तुसें ठीक लगी हो। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो तुम अगे मैं प्रोवाइड करा, जिस भी टॉपिक पर तुम चाहते हो कमेंट करिए, मैं सनाई दो। और अगर वीडियो लगी अच्छी तो लाइक करी दो, चैनल सब्सक्राइब करी दो।